हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। हमारा सोर्स ऑफ वोल्टेज होता है किसी भी सर्किट में, वोल्टेज सोर्स के तौर पर हम सेल को यूज करते हैं। द सिंपल डेफिनेशन इज देयर, इट इज अ सोर्स ऑफ वोल्टेज इन अ सर्किट विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल इज कंसिस्टेड ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स. These are metal electrodes. These electrodes are made of different metals, separated in an insulated solution. एक insulated solution होता है जिसमें हम इन दोनों electrodes को separate करते हैं. This solution is called electrolyte. The terminal, I have told you that cell contains two terminal. Each terminal is of different metal. The terminal which is electropositive metal, stores negative charge, because we know negative charge attract towards positive charge. So metal is electropositive, so negative charge is stored on it, and this charge is in form of negative ions that we call, that stores negative charge, and hence it is called cathode, because it is electropositive material. That's why it is cathode, and it becomes negative terminal because it stores negative charge. तो सेल में ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, बट ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. कई बार हम कहते हैं कैथोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. इट इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट स्टोर्स नेगेटिव चार्ज, हेंस इट इज कॉल्ड कैथोड, मींस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल. बट कैथोड इटसेल्फ मींस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. द टर्मिनल विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल, जो दो मेटल हमने चूज किए उनमें से कोई एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मटेरियल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करता है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एनोड. एनोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल बिकॉज इट स्टोर्स द पॉजिटिव चार्ज. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल? Basic cell consists of two electrodes. One is positive, other is negative. Negative electrode is called cathode. Positive electrode is called anode. But anode is electronegative material and cathode is electropositive material. क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, जो पॉजिटिव मटेरियल है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैसे बनता है. मैंने अभी भी आपको बताया था कि क्योंकि पॉजिटिव मटेरियल के ऊपर नेगेटिव चार्ज जमा होता है तो एज ए होल वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह सर्व करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनोड. जो अंदर सॉल्यूशन भरा होता है दैट वी कॉल इलेक्ट्रोलाइट. जिस कंटेनर में ये पूरा का पूरा बनाया जाता है इसको हम कहते हैं वोल्टा मीटर, बिकॉज द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय अलेसेंड्रो वोल्टा, एन इटालियन फिजिसिस्ट. तो पहला सेल अलेसेंड्रो वोल्टा ने बनाया था, इसलिए उनके नेम ऑनर के हिसाब से, उनके नेम ऑनर के लिए हमने इस कंटेनर को कहा वोल्टा मीटर. वोल्टा मीटर और साथ साथ अलेसेंड्रो वोल्टा के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज की जो यूनिट है उसको भी हमने वोल्ट कहा है. तो ये सब अलेसेंड्रो वोल्टा के लिए है. नाउ दिस इज ऑल अबाउट सेल. सेल टू टाइप के होते हैं. एक हमारे प्राइमरी सेल्स जैसे हम अपने लैब में यूज करते हैं, लेग्रैंज सेल है, डेनियल सेल है, ड्राई सेल घर में यूज करते हैं. ये सब प्राइमरी सेल्स है. प्राइमरी सेल्स आर नॉट रिचार्जेबल. हम इनको रिचार्ज नहीं कर सकते, दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते. वंस यूज कैन बी थ्रोन. दूसरे सेल्स जिनको हम बार बार चार्ज करके यूज करते हैं, दीज आर सेकेंडरी सेल्स. हम सबके घर में इन्वर्टर है. इन्वर्टर में जो सेल यूज होता है जिसको हम नॉर्मल बोलचाल में बैटरी कहते हैं, वो हमारा लेड एसिड एक्यूमुलेटर होता है जिसके टर्मिनल्स लेड के और उसके अंदर एज एन इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट H2SO4 भरा होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड lead acid accumulator or battery. But battery is not a complete term for that because series combination of any cell is called battery. किसी भी सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन बैटरी कहा जाता है. नाउ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग ए सेल. एक सेल की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. लेट अस सी व्हाट आर दीज टर्म्स. सबसे पहले हम बात करते हैं एक सेल का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल. सर्किट में हम सेल को इस सिंबल से डिनोट करते हैं. एक बड़ा टर्मिनल, एक छोटा टर्मिनल. बिगर टर्मिनल शोज पॉजिटिव एंड स्मॉलर टर्मिनल शोज नेगेटिव.
पूरी फिजिक्स में जहां भी हम सेल को पढ़ते हैं हम इसी टर्मिनल से यूज करते हैं, बट हियर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 3 जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें हम यहाँ पर एक नया चीज और दिखाते हैं, एंड दैट इज रेजिस्टेंस दैट वी कॉल स्मॉल आर। इसके ऊपर मैं ई लिखता हूं और ये कंप्लीट सेटअप जो मैंने अभी बॉक्स के अंदर लिया दैट इज कॉल्ड सेल। तो सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है बाकी फिजिक्स में सिर्फ ये वाला है, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्योंकि हम सेल्स की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तो हम सेल को इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन से लेंगे। हियर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स सेल्स। फर्स्ट टर्म कम्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ई से डिनोट होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इट इज ए मिसनोमर, ये एक रॉन्ग टर्म है, बिकॉज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट योर सिंपल आंसर इज दैट इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज ए मिसनोमर टर्म। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये एक वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम कहते हैं पर यूनिट चार्ज। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस in very simple language, potential difference across the terminals of a cell in an open circuit. Open circuit, what do you mean by this term? In class 10th you have already gone through, but I am again specifying. Open circuit means when no current is being drawn from the circuit, when no current is being drawn from the cell or from the circuit, जब सेल से कोई करंट ना दिया जा रहा हो, such a circuit is called open circuit. And open circuit में जो सेल के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है that we call EMF. In very simple terms, in short terms, EMF is nothing but maximum potential difference, maximum voltage. Potential difference के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ ए सेल इज कॉल्ड इट्स EMF. हमारे घर में हम इन्वर्टर लगाते हैं, हम एक बैटरी लेके आते हैं, बैटरी का जो मैक्सिमम चार्जेबल वोल्टेज होता है वो 12 वोल्ट होता है, तो 12 वोल्ट इंडिकेट्स इट्स EMF. बट व्हेन इट इज बीइंग यूज्ड एट टाइम, हम कहते हैं कि ये थोड़ी चार्ज है, ये कम चार्ज है, इसका चार्ज घट रहा है, तो कभी टर्मिनल्स पर 10 वोल्ट, कभी 8 वोल्ट, कभी 5 वोल्ट और कभी 0 वोल्ट, ये सब पोटेंशियल डिफरेंस उसके टर्मिनल्स पर होते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। व्हाट इज दिस? टर्मिनल वोल्टेज। तो दूसरा टर्म, पहला इंपॉर्टेंट टर्म था किसी भी सेल के लिए, वो है उसका EMF, यानी मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल और दैट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इन एन ओपन सर्किट। जब सेल से कोई करंट ना लिया जा रहा हो उस टाइम जो वोल्टेज होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF. वंस अगेन emphasizing on the point that EMF is not a force, rather it is work done per unit charge. तो यहां पर एक मिसनोमर टर्म को मैंने इंट्रोड्यूस किया है. नाउ वी कम अक्रॉस द सेकंड टर्म, दैट इज व्हाट द टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. दिस इज वेरी कॉमन टर्म फॉर दिस. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. दिस इज शोन बाय V itself. वोल्टेज का सिंबल V होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी टर्मिनल वोल्टेज का सिंबल भी हम V लेते हैं. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF का सिंबल हमने E लिया था. नाउ किसी भी सेल का जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है दैट इज कॉल्ड इट्स EMF. आई नो यू आर राइट, EMF. At any other voltage than this EMF on the terminals of a cell is called its terminal voltage, terminal potential difference. In a very simple definition, the potential difference across the terminals of a cell in a closed circuit. Closed circuit.
What do you mean by closed circuit? Class 10th में पढ़ा था. Closed circuit means when current is drawn from the cell, when current is being drawn, सेल से करंट लिया जा रहा है, is called TPD. In short, we will call it TPD. Like EMF, it is TPD, terminal potential difference. So अभी तक हमने दो टर्म पढ़े हैं, एक EMF, the maximum voltage of a cell, and दूसरा TPD, यानी any other voltage than EMF of the cell is called its TPD. TPD you in a cell keep on changing with the use. ये घटता बढ़ता रहता है. जब हम चार्जिंग कर रहे होते हैं तो उसका TPD बढ़ रहा होता है, और जब हम सेल से करंट ले रहे होते हैं, उसको यूज कर रहे होते हैं, तो उसका TPD घट रहा होता है. एक सेल को डिस्चार्ज कहा जाता है अगर उसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए. तो टर्मिनल डिफरेंस अगर जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो इसका मतलब सेल इज डिस्चार्ज्ड. अगर ये टर्मिनल डिफरेंस नॉन जीरो है तो हम इसको कहते हैं चार्ज सेल. जितना ये ज्यादा होगा उतनी हाई चार्जिंग उसकी कही जाती है. नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ ए सेल इज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस. किसी भी सेल का तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म जो बहुत काम आता है, दैट इज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस. Ordinary resistance in a circuit are shown by capital R, but internal resistance of a cell is shown by small r. So the circuit symbol of internal resistance is shown by small r. We know the two terminals of a cell are separated in an insulating solution called electrolyte. Whatever resistance this electrolyte offers in the flow of charge is called the internal resistance of the cell. So in very short, simple terms, the resistance offered by the electrolyte of the cell is called its internal resistance. Now, very important term comes about the units. The first term we came across was EMF. Since EMF was no doubt a voltage, maximum voltage of a cell, so its SI unit is going to be volt. TPD, terminal potential difference, again a voltage, so SI unit of this will also be volt. Since internal resistance is a kind of resistance, hence its SI unit will be ohm. So these are very ordinary terms that we have to deal with. Now the most important terms, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में अल्टरनेट ईयर्स पे क्वेश्चन आता है, राइट एनी फोर फैक्टर्स एट विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड. अगर 4 फैक्टर पूछे तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है. अगर उसने 6 फैक्टर्स पूछे तो 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है. अगर एग्जामिनर काइंड एनफ है तो वो 3 पूछेगा और 3 नंबर का क्वेश्चन देगा, बट मान के चले एक फैक्टर हाफ मार्क्स का होता है. तो इट इज वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम कमिंग अक्रॉस, द फैक्टर्स अपॉन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड. द factors upon which internal resistance of a cell depend. फर्स्ट फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स किस मटेरियल के बने, कितना नेचर है. बिकॉज अगर दोनों इलेक्ट्रोड एक ही मटेरियल के बने होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन मिनिमम होगा. बट अगर एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उनके बीच में एक हाईएस्ट अट्रैक्शन होगा, और इस अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है वो फास्ट अप हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है. दैट्स व्हाई इट प्लेज ए वाइटल रोल. तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स.
दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमने दो इलेक्ट्रोड तो ले लिए, दोनों हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट उनके बीच में जो सॉल्यूशन हमने रखा है जिसके हमने आयनाइजेशन करना है, इन शॉर्ट हम कहें जिसको हमें तोड़ना है, क्या वो मटेरियल टूटने के लिए तैयार है भी या नहीं, तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट हमने कौन सा लिया है, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, कैन इट बी इजिली आयनाइज्ड और इट इज डिफिकल्ट टू आयनाइज, ये डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी डिसाइड करता है किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जितना ज्यादा कंसंट्रेट होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर मैं कंसंट्रेशन को C से डिनोट करूं तो C इंटरनल रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। आई वुड से इफ मोर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस देन द इलेक्ट्रोलाइट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। और अगर मैं कहूं कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है उसका कंसंट्रेशन हमने कम रखा है, यानी वो डाइल्यूटेड है। तीसरा फैक्टर है हमारे पास, रादर फोर्थ फैक्टर है हमारे पास सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे से कितनी दूर है, इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे से जितने ज्यादा दूर होंगे उनका अट्रैक्शन उतना ही वीक होगा, और मैं कहूं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ जाएगा। क्लोजर द रेजिस्टेंस, क्लोजर द इलेक्ट्रोड्स, इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी लेस। तो हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस R is directly proportional to 1/d, यानी separation between the electrodes. More separation, less electrode. I'm sorry. Is directly proportional to D rather, because I'm taking it in the simple way. More separation, more resistance, internal resistance, less separation, less internal resistance. Now, fifth factor is the effective area of electrodes dipped in the electrolyte. जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने लिया है, जितना ज्यादा हमने इलेक्ट्रोड्स का एरिया उसमें डुबोया होगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना कम डुबोया होगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी आई विल से इंटरनल रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। मोर एरिया इज डिप्ड, लेस विल बी इंटरनल रेजिस्टेंस, लेस एरिया विल बी डिप्ड, more will be internal resistance. So this is again the deciding factor. Next factor is that time of use. Internal resistance is directly proportional to time of use. हमने देखा है, हम पूरी केयर करते हैं अपने घर में, जो लेड एसिड बैटरी होती है, सेल होती है, हम उसमें पानी भी चेक करते रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी डाउन नहीं होने देते, उसको मेंटेन करते हैं, हम बीच बीच में सफाई करते रहते हैं। लेकिन आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ यूज वी हैव टू थ्रो दैट, क्योंकि वो आउट ऑफ यूज हो जाता है, बिकॉज विद द टाइम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, एंड आफ्टर फ्यू पासिंग ईयर्स ये इंटरनल रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि इसका बैकअप टाइम, इसका जो करंट गिविंग कैपेसिटी है वो टाइम घट जाता है, और वी कैन से कि it is very difficult to supply larger amount of current for a longer time. So टाइम ऑफ यूज पे डिपेंड करता है। पुरानी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और नई सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसके ऊपर कई बार बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है, फैक्टर नंबर 7, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, few days back when I took the class of resistance depending upon the temperature, I told you that the resistance of insulators and semiconductors decreases with temperature. अगर हम गर्मी बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस घट जाता है। सिंस इलेक्ट्रोलाइट इज ए इंसुलेटिंग सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट एक इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग सॉल्यूशन है, इसलिए हम कहते हैं कि इस इंसुलेटिंग सॉल्यूशन को
अगर हम गर्मी में रखते हैं तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और अगर सर्दी में रखते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. नाउ क्वेश्चन कम्स इन अ बोर्ड, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट ए कार इंजन इन द विंटर्स. हम सर्दियों में कार को स्टार्ट करने के लिए बड़ा मुश्किल फील करते हैं, व्हाइल द सेम कार कैन बी इजीली स्टार्टेड इन समर्स. रीजन इज दैट the car engine takes certain amount of current to start up, but during the winters, because temperature is dropped down to very lesser values, so internal resistance goes up, and we know as internal resistance increases, current decreases. So car engine requires suppose 100 ampere current, but this battery is fails to supply that amount of current because of the high resistance. So car engine is difficult to start. In that particular case, we have to use choke, we have to use heater. So that will increase the temperature of the accumulator, and because of the temperature increase, resistance comes down and current supply increases, and hence car is started. In the summers already temperature is high, so internal resistance come down and car engine gets sufficient current in the first spark of the start. That's why the very important question comes, why it is difficult to start a car engine. Reason is that internal resistance. Now this is most important question, factors upon which internal resistance depend, and related questions. The again relative question comes, why the batteries or accumulators are out of use after few years. We would say because the older batteries offer higher resistance and newer batteries offer lesser resistance. Lesser resistance means they have larger supply of current for longer time, and vice versa. Now we come across the new term, a very important term, the relation between internal resistance, EMF and TPD of a cell. All the three factors of a cell, how they are related. Relation, the most important term for 2 marks. Relation between EMF, TPD, rather relation among, आपकी इंग्लिश भी करेक्ट कर देते हैं, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. In short, relation between or relation among EV and small r. As I know, I have a cell whose internal resistance is R. This cell is connected in an external circuit whose external resistance is capital R. This cell is connected with a key like this. To check the voltage in the circuit, I have employed a voltmeter across the terminals of a cell. This is voltmeter. So as long as key is off, as long as K is open, जब तक सर्किट में K ओपन है, no current flows. I will say current I will be zero in the circuit. It will indicates voltmeter. voltmeter लिखने का बिल्कुल सीधा तरीका है. हमारे पास कुछ मीटर्स आते हैं फिजिक्स में, वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर और सर्टेन काइंड ऑफ अदर मीटर्स. तो अगर मुझे वोल्टमीटर लिखना है तो V के ऊपर सर्कल बनाते हैं, अगर अमीटर लिखना है A के ऊपर सर्कल बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर लिखना है तो G के ऊपर सर्कल बनाते हैं, और पोटेंशियोमीटर लिखना है तो P के ऊपर सर्कल बनाते हैं. तो मैंने वोल्टमीटर को इन शॉर्ट लिखा, वोल्टमीटर रीड्स. वोल्टमीटर जो वोल्टेज रीड के लिए यूज किया जाता है, हम सभी को पता है. वोल्टमीटर रीड्स EMF. किसको रीड करेगा? EMF को. तो हमें पता है जब तक इस सर्किट में हमने K को क्लोज नहीं किया, K ओपन है, तब तक वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा वो क्या होगा? वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा वो क्या होगा? EMF. नाउ इफ K इज क्लोज्ड, K is closed,
अगर K को क्लोज कर दिया जाए implies that करंट I will not be zero। सर्किट में कोई ना कोई करंट फ्लो होगा और हमें पता है करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा। हमें पता है जब सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो इस सेल का वोल्टेज ड्रॉप करेगा बिकॉज कुछ अमाउंट यहां से नीचे चला गया। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो तब हम कहते हैं वोल्टमीटर रीड्स टीपीडी। और हमें पता है टीपीडी व्हाट इज टीपीडी, टीपीडी इक्वल टू वी इक्वल टू आई इंटू आर। ओम्स लॉ में पढ़ा था, V इक्वल्स टू आई आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। याद रखें सेल ने करंट I मेंटेन किया पूरे सर्किट में, और ये करंट I जब आता है किसी रेजिस्टेंस R के ऊपर तो एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। इस ड्रॉप वोल्टेज को मैं कहता हूं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज, जो I इंटू R से दिया जाता है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 आई कैन से। सर्किट में हमने बताया था कि जब I 0 है तो हम वोल्टमीटर की रीडिंग को लेंगे EMF। जब सर्किट में I नॉन जीरो है तो हम यहां पर वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा वो होगा V यानी IR की वैल्यू। नाउ हमें पता है करंट इन अ सर्किट, बट करंट इन अ सर्किट I इक्वल टू होता है मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। I करंट इक्वल्स टू मैक्सिमम वोल्टेज। सर्किट में मैक्सिमम वोल्टेज, मैंने कहा था कि V जो हमारे पास है वो ड्रॉप्ड वोल्टेज और E हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है, तो मैक्सिमम वोल्टेज होगा E। बट सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है? सर्किट में दो तरह के रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। पहला है मेरे पास इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। सिंस दोनों ही रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में होगा R प्लस R। और अगर इस को मैं सॉल्व करूं तो I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r इक्वल्स टू E। बट हमें पता I इंटू R, अभी इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाया था, I इंटू R बिकम V, तो V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। स्पेसिफिकेशन, दिस इज द रिलेशन, इक्वेशन नंबर 2, दिस रिलेशन holds true when a cell is being used when a cell is being used। अगर सेल बीइंग यूज्ड की बजाय सेल इज बीइंग चार्ज्ड हो तब क्या होगा? तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म दूसरा आता है। अभी तक हमने पढ़ा है किसी भी सेल में जो रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड डीपीडी है वो आपके सामने आया था। हमें पता है V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये था हमारे पास डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल का इक्वेशन। जब सेल डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल, जब कोई सेल डिस्चार्ज हो रही होती तो उसका इक्वेशन इससे लिखते हैं। यानी किसी भी सेल को हम जब डिस्चार्ज करते हैं, सर्किट में यूज करते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज है ईएमएफ शुड बी ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज। यहां पर साफ साफ दिख रहा है V शुड बी लेस देन E, यानी V इज स्मॉलर देन E। इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन सेल इज बीइंग चार्ज्ड, अभी बीइंग ए टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कब पढ़ाता हूं? जब मेरी नॉलेज आपसे ज्यादा हो, यानी मैं हायर पोटेंशियल पे हूं, मेरा ईएमएफ, मेरी वोल्टेज, मैंने ईएमएफ कही। आप मेरे स्टूडेंट हैं जिनकी नॉलेज मेरे से कम है। जब तक आपकी नॉलेज मेरे से कम है, आई वुड कन्वे माई थॉट्स टू यू, यानी मैं आपको पढ़ाने की कैपेबिलिटी रखता हूं। बट अगर आप मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं, आप मेरे से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो मुझे नहीं आता, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई हैव टू रिचार्ज माई सेल्फ। मुझे बुक्स में जाना पड़ेगा, मुझे अपने टीचर्स को अप्रोच करना पड़ेगा। यानी वही आदमी जो आज आपको क्लास में खड़ा होकर पढ़ा रहा था, अगले दिन आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए किसी दूसरे की क्लास में जाके पढ़ रहा होता है। यानी मुझे अपने आप को रिचार्ज करना होता है। तो इसी तरह से एक सेल को जब सर्किट में यूज करते हैं तो सेल का प्राइमरी यूज होता है गिव करंट।
बट जब सेल डिस्चार्ज हो जाती है, उसका वोल्टेज कम हो जाता है, तो सेल अपने आप को रिफ्रेश करती है, यानी सेल करंट लेती है। तो हम कहते हैं जब सेल को डिस्चार्ज की बजाय हम सेल को चार्ज करते हैं, व्हेन सेल इज बीइंग चार्ज्ड, बोर्ड में क्वेश्चन आता है, राइट द इक्वेशन रिलेशन बिटवीन टीपीडी ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस व्हेन सेल इज बीइंग डिस्चार्ज्ड और सेल इज बीइंग चार्ज्ड। व्हेन सेल इज बीइंग चार्ज्ड तब क्या होगा? मैंने कहा था कि उल्टी गंगा बहेगी। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बट अगर आपका नॉलेज लेवल मेरे से ज्यादा होगा तो आप मुझे पढ़ाएंगे। यानी बीइंग ए टीचर मेरा रोल पढ़ाने का था, लेकिन अब मैं पढ़ रहा हूं, यानी करंट नेगेटिव फ्लो करेगा। तो इन पर्टिकुलर केस आई विल बी टेकन एज नेगेटिव आई, और जब मैं आई को नेगेटिव लूंगा तो आई नेगेटिव नेगेटिव के साथ बन जाएगा पॉजिटिव, तो रिलेशन विल बी व्हाट? V इक्वल टू E प्लस आई आर। यहां से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, जब हम किसी सेल को चार्ज करते हैं तो उसका चार्जर शुड बी एट हायर वोल्टेज। अगर 12 वोल्ट की सेल है तो उसको मैं 12 वोल्ट के चार्जर से चार्ज नहीं कर सकता। उस सेल को चार्ज करने के लिए मैं करता हूं 13.5 14 वोल्ट का चार्जर। फिर अब एक नया टर्म आता है टर्बो चार्जिंग। टर्बो चार्जिंग मीन्स सेल का जो ईएमएफ है उससे कहीं ज्यादा बड़े ईएमएफ का हम चार्जिंग सेल या चार्जिंग एजेंट यूज करते हैं, उससे होता है। तो चार्जिंग वोल्टेज शुड बी हायर देन द ईएमएफ ऑफ सेल, देन ओनली सेल कैन बी चार्ज, अदरवाइज इट विल बी डिस्चार्ज। जब सेल को चार्ज करते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म, जब सेल को चार्ज करते हैं तो हमारे पास होता है इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट का रेशियो माइनस हो जाता है ईएमएफ से, यानी टीपीडी स्मॉलर होता है देन ईएमएफ। बट जब सेल को हम डिस्चार्ज की बजाय चार्ज करते हैं तो टीपीडी टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द चार्जर शुड बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल। तो ये दोनों रिलेशन याद रखेंगे किस पर्टिकुलर केस में। अगर मैं तीसरे स्पेशल केस कहूं कि जब सेल को ना मैंने चार्ज रखा ना डिस्चार्ज रखा, सेल से कोई करंट ही नहीं लिया, तो दोनों ही इक्वेशन मेरे पास देते हैं V इक्वल टू E। जैसा कि मैंने बताया था, टर्मिनल वोल्टेज बिकम्स टू ईएमएफ, ईएमएफ की तरफ चली जाती है। इसको हम कहते हैं ईएमएफ, यानी सेल को अगर ओपन सर्किट में छोड़ा जाता है तो इसकी टर्मिनल वोल्टेज को ही हम इसका ईएमएफ कहते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेल्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द कॉम्बिनेशंस ऑफ ए सेल। बस इससे पहले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन हमने देखा है। एक ग्राफ का क्वेश्चन होता है। ग्राफ क्वेश्चन से हमारे पास क्या आता है? यहां पर मैंने लिया I और यहां पर लिया V। एक सेल के लिए यह कुछ इस तरह का ग्राफ मेरे पास आता है। इस ग्राफ से वो कहता है फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। ये पूछता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये पूछता है सेल का मैक्सिमम करंट क्या है, ये पूछता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है। ये 4-5 फैक्टर मेरे से पूछता है। सबसे पहले हमें पता है करंट गिवन बाय ए सेल I इक्वल टू होता है E अपॉन R प्लस कैपिटल R। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी मेड जीरो। याद रखें, किसी भी सेल का, चाहे हम नया सेल ले लें, चाहे कितना भी आइडियल सेल हो, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कभी जीरो नहीं किया जा सकता। इसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं, और आइडियल सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बट स्टिल इट कैन नॉट बी मेड जीरो। हाँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सर्किट को मैं जीरो रेजिस्टेंस सर्किट बना सकता हूं, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जीरो रख सकता हूं। तो व्हेन कैन द मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू द सर्किट? I इक्वल टू I मैक्स। सेल का करंट मैक्सिमम होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, यानी मैक्सिमम करंट सप्लाइड बाय ए सेल इज व्हाट? इट्स ईएमएफ डिवाइडेड बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, एक सेल का ईएमएफ सो एंड सो है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो बताता नहीं है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताता है। वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट सप्लाइड बाय द सेल इन द सर्किट। तो करंट सप्लाइड बाय द सेल इज गिवन बाय टोटल ईएमएफ divided by total resistance in the circuit. But in case of maximum supply, external resistance R has to be zero. That's I max should be equal to E upon R. Now, यहां से हमारे क्वेश्चन का हाफ आंसर मिल गया है। जब मैं इस टर्मिनल की बात करता हूं, यहां पर सब कुछ जीरो है। यहां पर अगर मैं इधर बढ़ता हूं तो करंट मेरे पास बढ़ता जाएगा, वोल्टेज जीरो रहेगा।
जब मैं ऊपर की तरफ बढ़ता हूं तो यहां पर I इक्वल टू 0 है, और I इक्वल टू 0 का केस मुझे पता है, V इक्वल टू E होता है, तो V की जो भी वैल्यू होगी इस पॉइंट पर, दैट इज व्हाट EMF। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट मुझे EMF की वैल्यू देगा। अब सर्किट में जब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, इधर करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ते 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 इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो गया, तो दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ I max। मुझे सर्किट में I max पता चल गया, मुझे सर्किट में E पता चल गया, तो I कैन सिंपली फाइंड R इक्वल टू E डिवाइडेड बाई I max। यहां से मैं बड़े आराम से इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर लूंगा। अब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे फाइंड कर लिया, वो मुझे पर्टिकुलर वोल्टेज देता है, इस वोल्टेज पर सेल का रेजिस्टेंस बताओ, इस सर्किट का रेजिस्टेंस बताएं। तो यहां इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, या मुझे करंट फाइंड करना होता है, तो उसके लिए मेरे पास सीधा फॉर्मूला है V इक्वल टू E माइनस आई आर। R मैंने ऑलरेडी निकाल लिया E डिवाइडेड बाई I max से, E मुझे ऑलरेडी पता है, V का मुझे पॉइंट बता देगा, तो यहां से मैं V निकाल लूंगा, और V निकालने के साथ ही मुझे I का वैल्यू कैलकुलेशन हो जाएगा ग्राफ के x एक्सिस से। तो दिस वे दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। बोर्ड में ये क्वेश्चन बदल के आता रहता है, कभी न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ, कभी कॉन्सेप्चुअल वैल्यूज के साथ। सो पे अटेंशन टू दिस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द कॉम्बिनेशंस ऑफ ए सेल। थैंक यू।